Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 अप्रैल 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करें। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अल्बानिया को, देखना एग्जैक्टली ये कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है। अच्छे से मैप में देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो आज का सबसे पहला आर्टिकल बात करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेम्प्रेरी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, आइसोलेशन सेंटर्स की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इस बढ़ते हुए कोविड-19 से लड़ पाएँ। तो ये सैटरडे में देर शाम तक बातचीत करी गई है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कि किस तरीके से हम लोग कोविड-19 पैंडमिक को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी स्टेट्स हैं उन्होंने कंप्लेन करा कि जो भी यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेजेस हैं, मेडिसिन की शॉर्टेजेस हैं, या फिर कोई भी बहुत सारे एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की जो भी शॉर्टेजेस पड़ रही हैं उन सब के रिगार्डिंग बातचीत यहाँ पे करी गई है, किस तरीके से हम लोग को स्टेप्स लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत करी गई, देखो ऑक्सीजन क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और वैक्सीनेशन, इन सब चीज़ों की शॉर्टेजेस भी देखने को मिल रही है। तो ये सारी बातें डिस्कस करी गई हैं कल शाम को, और यहाँ पे बातचीत ये करी जा रही है कि जल्द से जल्द स्टेप्स उठाया जाए और आइसोलेशन सेंटर्स को बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग इससे ईजिली टैकल कर पाएँ। ओके, सिंपल। नाउ बस जनरल सा आर्टिकल था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, राइट। नाउ उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, बोला गया है जो एनआईए है, एनआईए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसने डिक्लेयर कर दिया है कि 7 लाख का बाउंटी दिया जाएगा हिदमा के ऊपर। अब ये हिदमा कौन है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 7 लाख का इनाम रख दिया है इसके सर पर। नाउ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, रिवॉर्ड है 7 लाख रुपए का, किसके ऊपर, हिदमा, माधवी हिदवा, ठीक है। तो इसको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर यह हिदमा हेड है किसका, पीएलजीए का, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ये अभी न्यूज़ में भी थी। क्यों, आप लोगों को मालूम है छत्तीसगढ़ के अंदर जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक नक्सल अटैक हुआ था, ठीक है, तब भी यहाँ पर ये पीएलजीए न्यूज़ के अंदर था। तो पीएलजीए का हेड है कौन, हिदमा। तो हिदमा के ऊपर यहाँ पर रिवॉर्ड रखा गया है, मतलब कि एक तरीके से नक्सल का हेड है, तो इसको अरेस्ट करने की बातचीत करी गई है। तो एनआईए ने क्या करा, इसके सर पर इनाम रख दिया है। नाउ अब ये देखो, काफ़ी मतलब ऐसा आर्टिकल था, लेकिन हमारे एग्ज़ाम से क्या रिलेट कर सकते हो, जी हाँ, इसको आप एग्ज़ाम से भी रिलेट कर सकते हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके बारे में आप लोग अलग से भी पढ़ोगे, एक चैप्टर भी आप लोगों को मिल जाएगा जब आप लोग स्टैटिक पोर्शन कवर करोगे तो, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक स्टेट एजेंसी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्वियस ही बात है, हमारी भारत सरकार ने इसको बनाया था ताकि हम लोग टेररिज्म से कॉम्बैट कर सकें, आतंकवाद से लड़ सकें। और ये बॉडी जो है ऐसा काम करती है, जो भी आप कह सकते हो काउंटर टेररिज्म की तरह काम करती है, आतंकवाद से लड़ने के लिए ही लॉज वगैरह को इम्प्लीमेंट करती है। और इसका मेन काम यही है कि किस तरीके से हम लोग टेररिज्म को किसी भी तरह से देश से उखाड़ कर फेंक दें। ना उसके बाद यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, 2008 में हुआ था एक अटैक मुंबई पे, ठीक है। उसके बाद ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस टाइप की हमें एजेंसी की ज़रूरत है जो कि टेररिज्म से लड़े, आतंकवाद से लड़े। देन उसी के बाद हम लोगों ने एनआईए को एस्टेब्लिश किया था। एनआईए का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर। इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये मेंटेन करके चलता है अपनी एक मोस्ट वांटेड लिस्ट, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वांटेड पर्सनस को डाला जाता है। नाउ अब अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है इसके अंदर। एक चीज़ मिसिंग क्या है, 2009 में, ठीक है, इसमें हुआ था एक अमेंडमेंट, सॉरी 2019 के अंदर इसके अंदर हुआ था एक अमेंडमेंट, एक बदलाव लाया गया था। और बदलाव वो लाकर हमने क्या किया था कि जो भी एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके
पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, ये और भी हद तक केसेस को देख पाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हुआ क्या था, हमने 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट किया था, एक छोटा सा बदलाव किया था, संशोधन किया था, जिसमें जो है एनआईए को थोड़ी सी और पावर्स दे दी गई थी ताकि हम लोग अच्छी तरीके से टेररिज्म से लड़ सकें। ओके, नाउ ये थे आर्टिकल फ्रंट पेज के। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आप लोग एक नेक्स्ट आर्टिकल देख पा रहे होंगे। ये बोला गया है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बेसिकली ये एक बर्ड है जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अभी अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस बर्ड की पोचिंग देखने को मिली है। पोचिंग मतलब कि अवैध शिकार देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से इस बर्ड को इन्होंने मारा है, ठीक, एक तरीके से पकड़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अवैध शिकार देखने को मिल जाता है और ये पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला है। तो इसकी वजह से हम लोग यार ये सोच रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, पहले से ये जो बर्ड्स है बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर इस तरह की पोचिंग नज़र आ रही है। तो रिसेंट शूटिंग्स देखने को मिली हैं किस में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। तो आप देख पाओगे दो बर्ड्स हैं जो कि पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब काम हुआ है जहाँ पर पोचर्स ने इनको आप कह सकते हो कैप्चर कर रखा है। नाउ दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, या अब यहाँ पे आपकी काम की चीज़ है, इसको बोला जाता है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, राजस्थान की स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो आपके इसके बारे में ध्यान रखना है। ओके, और ये इंडिया की मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है। मतलब कि देखो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब ये है कि आज के टाइम पर ये बर्ड काफ़ी खतरे में है। इनकी प्रजाति ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हमने इनको आज के टाइम पर नहीं बचाया तो ये आने वाले टाइम में इनकी प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हम लोग को आने वाले टाइम पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड नज़र ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 100 से भी कम है। राजस्थान में 95% तक आपको देखने को मिलेगी इसकी पॉपुलेशन। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो IUCN जो है, IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे यही काम करता है, ये जो बोलता है कि एक तरीके से जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसने ही एक आप कह सकते हो डेजिग्नेशन दे दिया है, एक टैग दे दिया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड का इस बर्ड को, कि ये जो बर्ड है ये काफ़ी खतरे में आने वाले टाइम पे जो है ख़त्म हो सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग को इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 7 है, इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है, हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, बात करी गई है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ये आज यहाँ विज़िट करने वाले हैं अबू धाबी। तो ये जाएंगे अबू धाबी आज, तो उसी के बारे में बातचीत की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो विज़िट करने वाले हैं संडे में। और इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ खास बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी विज़िट कर चुके हैं UAE, 3 दिन के लिए विज़िट कर चुके हैं सैटरडे से लेकर। तो मतलब कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जा रहे हैं ये भी उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी मीटिंग पर हैं। नाउ दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्या क्या डिस्कशन होगा अबू धाबी से, तो डिस्कशन होने वाला है इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर हम लोग फोकस करेंगे, कम्युनिटी वेलफेयर को लेकर फोकस करने वाले हैं। और देखो हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी जब बातचीत होंगी तो उसके बाद और भी ढेर सारे आर्टिकल्स नज़र आएंगे, तो हम लोग वहाँ पर बातचीत करेंगे कि क्या क्या और भी डिस्कशन किया गया है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक विज़िट पर जा रहे हैं, उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया आप लोगों को ध्यान रखना है। कल ये न्यूज़ आएगी, फिर से बातचीत करी जाएगी, कल न्यूज़ में देखने को मिलेगा इस आर्टिकल में कि क्या क्या बातचीत करी गई है दोनों के बीच में ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे कंट्री के अंदर टोटल केसेस आप देख पाओगे, तो अगर हम लोग टोटल केसेस की ना, टोटल केसेस में जो 24 घंटे के अंदर केसेस निकल कर आए हैं वो हैं 2.56 लाख। तो आप यहाँ पर सिंगल डे के केसेस देख सकते हो, रोज़ जो है आप कह सकते हो 2 लाख से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसी की वजह से हम लोगों को काफ़ी कुछ ज़रूरत है कि हम लोग स्टेप्स उठा पाएँ। नाउ एक बराबर में आर्टिकल आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है करटेलमेंट ऑफ हरिद्वार कुंभ मेला। यानी आज के टाइम पर आप लोग देख पा रहे होंगे हरिद्वार में एक कुंभ का मेला चल रहा था, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक कटौती कर दी गई है कि थोड़ा बहुत आपको संभालना पड़ेगा क्योंकि केसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। तो काफ़ी हद तक आप देख पाओगे भीड़ को कम किया गया है, कटौती करी गई है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर देखो जनरल्स आर्टिकल है, इस टाइप के आर्टिकल हम लोग काफ़ी बार एडिटोरियल्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बातचीत ये करी गई है कि जो कोविड-19 की डेथ है,
कोविड-19 की वजह से जो आप कह सकते हो डेथ हो रही हैं, उसकी वजह से फैमिलीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। कोविड-19 की वजह से पुअर लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। यहाँ पे इनफैक्ट बोला यह जा रहा है 4 ब्रदर्स हैं जिनकी डेथ हुई है इस फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक से, यानी पिछले साल डेथ हो गई थी। उसके बाद आप देख सकते हो चारों भाइयों की डेथ हुई है। उसके बाद जो विमेन है वो ये बिज़नेस संभाल रही हैं, तो आप समझ सकते हो क्या दर्द होगा, क्या दुख होगा इस चीज़ को लेकर पूरे फैमिली के अंदर। तो उसके बारे में यहाँ पर एक छोटा सा अपडेशन दिया गया है कि यहाँ पर ओडिशा में ऐसी चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। इस टाइप के जो है हमने काफ़ी सारे एडिटोरियल्स को कवर किया है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग एक जनरल सी बात है, इसका आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर ना। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेकिन पेज कौन सा है, पेज नंबर 9, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहला आर्टिकल बात करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जुंता। अब जुंता क्या है, ये जो म्यांमार के अंदर आज के टाइम पर जुंता के लीडर हैं, कौन है, मिंग ओंग हिलैंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है पिक्चर। मतलब जो म्यांमार में आज के टाइम पर आप लोग देख पा रहे होंगे मिलिट्री कू देखने को मिलता है, यानी कि मिलिट्री का तख्ता पलट और मिलिट्री जो है वहाँ पे रूल कर रही है। अब मिलिट्री रूल कर रही है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो है जनता लीडर हैं जो कि ये हैं, ये ज्वाइन करने वाले हैं आसियान समिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले टाइम के लिए, ये आर्टिकल देख पाओगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहने वाला है। तो यहाँ पे जो लीडर हैं ये ज्वाइन करेंगे आसियान समिट को, और ये जो समिट है ये होगी म्यांमार की सिचुएशन के ऊपर। और यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं हम लोग अप्रैल 24 में, 24 अप्रैल में देखेंगे क्या होगा। उसके बाद देखो म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन है आप लोगों को मालूम ही है, मैंने काफ़ी बार बता दिया है। देखो एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ मैं। 1 फरवरी को वहाँ पर स्टार्ट हुआ था मिलिट्री कू, यानी तख्ता पलट हो गया था। मिलिट्री ने वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी थी उसको हटा दिया था और वहाँ पर अपनी तरफ से रूल कर लिया था, एक तरीके से कब्जा कर लिया था। अब जो है मिलिट्री वहाँ पर रूल कर रही है और लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है। लोग जो है काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को मिलिट्री रूल नहीं चाहिए, मिलिट्री सरकार नहीं चाहिए, हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए अपनी कंट्री के अंदर। इस चीज़ को लेकर मिलिट्री और प्रोटेस्टर्स के बीच में आपस में ढेर सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिले हैं और इसी बीच काफ़ी सारे लोगों की जान गई है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट था पूरा का पूरा सिचुएशन क्या थी, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आप लोगों को मालूम है जो भी आर्टिकल है, सीधा सीधा बात कर लो, काम ख़त्म। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप लोग देख सकते हो, ये बाहर भी सारी सिचुएशन देखने को मिलती हैं। हुआ क्या है, जो अमेरिका में आप देख पाओगे, यूएसए के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, आप लोग जानते होंगे, हमने काफ़ी बार इनके बारे में डिस्कशन किया है हाल ही में जब इलेक्शंस न्यूज़ के अंदर थे। तो जो यूएस वुमेन हैं, आप कह सकते हो, ये कमला हैरिस, इनकी अभी काफ़ी ज़्यादा खतरा देखने को मिला इनकी जान को। वो कैसे, एक नर्स थी 39 ईयर ओल्ड, यानी 39 ईयर ओल्ड नर्स थी, कहाँ पर, फ्लोरिडा के अंदर, जिसको अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी मतलब धमकी सी दी है मारने की, किसको, कमला हैरिस को, ठीक है, एक धमकी सी दी है। तो उसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। तो आप लोग देख पाओगे वो जो नर्स है, नर्स का नाम है निवाने पेटेट फेल्प, ठीक है। तो बताया गया जो फेल्प है, आप कह सकते हो कि इन्होंने एक ऐसा ब्लैकमेल सा टाइप किया, ब्लैकमेल सा किया है। वीडियोस में ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। आप वीडियोस में कैसे देखने को मिली हैं, एक आप कह सकते हो जो फेल्प है, ये जो नर्स है, इसने एक वीडियो सेंड करी थी अपने हस्बैंड को, जो कि उनका हस्बैंड अभी जेल में है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वीडियो के अंदर ये बताया गया, फेल्प ने बोला, कमला हैरिस यू आर गोइंग टू डाई, योर डेज आर नंबर्ड ऑलरेडी। तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख सकते हो यार, ये सारी सिचुएशन बाहर भी देखने को मिलती हैं, इनफैक्ट हमारे कंट्री के अंदर नहीं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमने ज़्यादा आज फोकस नहीं दिया है, ज़्यादा फोकस आप लोगों को क्या करना है, एक आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें ज़्यादातर दम है और जो है आर्टिकल्स में इतना दम है नहीं। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बताया गया है कि जो इंडियन प्रोग्राम है, ताकि हम लोग जो है सन को स्टडी कर पाएँ, सूरज को स्टडी करने के लिए, सन, ध्यान से सुनना क्या बोला गया है, एक इंडियन प्रोग्राम है जिससे स्टडी करेंगे हम लोग सन को एंड द रीजन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी जो सूरज है और पृथ्वी है उन दोनों के बीच का जो रीजन है उसको स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छे से हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। ये एक इंडियन प्रोग्राम है। अब यहाँ पर इसके लिए हमारा क्या मिशन है, मिशन है आदित्य L1। तो आपको ध्यान रखना है, ये है आदित्य L1, सूरज को आदित्य बोलते हैं, ठीक है, उसी वजह से यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। अब ये आर्टिकल क्या है, चलो आदित्य L1 मिशन तो हम लोग समझ गए, ठीक है, जल्दी से हम लोग इसको लॉन्च भी करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट ईयर तक हम लोग इसको लॉन्च कर पाएँ, इस मिशन को पूरा कर पाएँ। नेक्स्ट जो है आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर भी नैनीताल के अंदर जल्दी से आने वाला है। तो मतलब कि ये पूरा का पूरा सेंटर बनाया जा रहा है इस मिशन को लेकर कि क्या किस तरीके से चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है, जो इसका रोल है,
दिस रोल विल बी प्लेड बाय द एराइज फैसिलिटी। तो एराइज फैसिलिटी के द्वारा यहाँ पर ये पूरा के पूरा चीज़ें प्ले करने वाले हैं। एराइज क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। तो यहाँ पर जो कि सिचुएटेड है नैनीताल के पास में ही। तो यहाँ पर ये सब मिलकर जो है काम करने वाले हैं इस पूरे मिशन के ऊपर। और न्यूज़ में ये चीज़ क्यों है? क्योंकि जो आदित्य L1 सपोर्ट सेंटर है वो लाया जा रहा है कहाँ पर? नैनीताल के अंदर। ये ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाएगा वर्कशॉप्स के थ्रू, जो भी गेस्ट यूज़र्स होंगे उन सबको, ठीक है। तो फिलहाल आपको याद रखना है क्या है आदित्य L1 किससे रिलेटेड है? आदित्य L1 इज रिलेटेड टू स्टडी द सन एंड द रीजन बिटवीन द सन एंड द अर्थ फ्रॉम स्पेस। दैट्स इट। यहाँ पे और ज़्यादा अभी आप लोगों को फोकस नहीं करना है। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये वाला आर्टिकल ज़रूर रीड कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ वगैरह है जिनका नाम आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज़ ना करना चाहो तो कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, टाइम हो तो आप उसको रीड भी कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि डेली संडे में, मतलब कि डेली नहीं, एवरी संडे में, हर संडे में आप लोग देख पाओगे। सबसे पहले तो देखो वही बात बोली गई है जो कि इस सप्ताह हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, कोविड-19 वैक्सीन्स एंड ब्लड क्लॉट्स को लेकर। तो कोविड-19 वैक्सीन्स की वजह से अभी हाल ही में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी रिगार्डिंग दी ब्लड क्लॉट्स, यानी कि खून जमने जैसी वहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल गई थी। मान लो किसी ने वैक्सीनेशन दिया, किसी को वैक्सीनेशन दिया गया तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिल गई उसके अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे हाहाकार मच गया। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस वैक्सीनेशन को बैन किया, मतलब वैक्सीनेशन को बैन तो नहीं किया, एक तरीके से रोक दिया कि नहीं अब ये वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा, ये वाली वैक्सीन यूज़ नहीं करी जाएगी क्योंकि इससे हमारे सिटीजन्स को ब्लड क्लॉट हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो कल भी हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को लेकर, ब्लड क्लॉट जैसी जो चीज़ है वो बहुत रेयर केसेस में देखने को मिल रही है। प्लस जो है ये वैक्सीनेशन से, ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन से ही देखने को मिले, बहुत कम ही सिचुएशन में वैक्सीनेशन से ये ब्लड क्लॉट्स देखने को मिला है। कल ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था, देखो मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोस, हाँ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। देखो यहाँ पर उसी के बारे में मेंशन किया है। ये जो इफेक्ट है ये बिल्कुल सिमिलर है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से, जहाँ पे क्या होता है हेपरिन काफ़ी यूज़ हो जाता है। आप कह सकते हो इसका, आप कह सकते हो ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलता है जब प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स आपस में बाउंड हो जाती हैं, ठीक है। आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो डाउन हो जाती हैं, डाउन होने के बाद आपस में बाइंड अप हो जाती हैं, उसकी वजह से जो है ये ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि देखो ये जो है चीज़ ये कभी कभार देखने को मिलती है, बहुत रेयर केसेस में, ऐसा नहीं है कि सभी लोग को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि आप वैक्सीनेशन को ही गलत बोल दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 लाख में से 1,000 लोगों को ये हो रहा है ये काम। तो फिर ऐसा तो नहीं है 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है, 1 लाख वैक्सीनेशन में से 1,000 को ये ब्लड क्लॉटिंग हुई, तो बाकी 99,000 तो ठीक हुए ना। तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, फिलहाल उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जनरल सा आर्टिकल है। अभी क्या हुआ, सीबीएसई ने अपने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया है, किसके? क्लास 12 के एग्ज़ाम्स को, और जो क्लास 10th के एग्ज़ाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है। उसी तरीके से आईसीएसई ने अपने एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया है, चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे वो क्लास 12 के हो, सभी एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया गया है। तो उसके बारे में एक छोटा सा अपडेशन, वही बात यहाँ पे बताई गई है कि एक तरफ से सही भी है, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो बच्चों के ऊपर यहाँ पर इसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन हमें क्लास 12 के एग्ज़ाम्स को तो पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना होता है, तो फिर इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हुई नज़र आने वाली हैं। नाउ देखते हैं आगे होते हैं या नहीं होते हैं। अभी तो जून 1 को डेट दे रखी है, 1 जून को सब चीज़ रिव्यू करी जाएगी, और अगर एग्ज़ाम्स होने होंगे तो 1 जून को बता दिया जाएगा, पोस्टपोन करने होंगे तब बताया जाएगा, कैंसिल करने हो तब भी 1 जून को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सीबीएसई स्कूल्स ने तो कह दिया है कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स, जो क्लास 10th के एग्ज़ाम चलो आपने पोस्टपोन कर, आपने कैंसिल कर दिए, कोई बात नहीं, हमने प्रैक्टिकल्स वगैरह, प्री बोर्ड्स वगैरह ये सब कुछ ले ही लिया था। एक तरीके से बच्चे का थोड़ा बहुत सेटअप तो हो चुका था इस चीज़ को लेकर। ना उसके बाद आता है पेज नंबर 12 के ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, वो है रैली ऑफ रेडिकल क्लेरिक्स को लेकर। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर सी चलने लगी है, किस चीज़ को लेकर? एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट को लेकर, मतलब फ्रांस के अगेंस्ट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। और इसको देखते हुए जो फ्रांस के लीडर्स हैं उन्होंने, जो भी फ्रांस के लोग हैं कहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, उनको सबको वापस भी बुला लिया है। सिचुएशन क्या थी मैं आपको जल्दी से एक रिव्यू में बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो है पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है TLP, तहरीक ए लब्बैक। यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके आप कह सकते हो हेड हैं खादिम
हुसैन रिजवी। मैं हुसैन रिजवी में नाम लूँगा तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हुआ क्या है, पिछले सप्ताह यहाँ पे इमरान खान गवर्नमेंट ने, इमरान खान सरकार ने क्या बोला, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म से भरी पड़ी है। क्यों? अब देखो, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका हेड कौन है? हुसैन रिजवी। हुसैन रिजवी ने मुद्दा उठाया था काफ़ी दिन पहले फ्रांस को लेकर, ठीक है। कि देखो फ्रांस ने करा क्या था एग्जैक्टली आप लोगों को मैं बता दूं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। फ्रांस ने एक कंपनी है वहाँ पर, फ्रेंच कंपनी, जिसका नाम है चार्ली हेडबो। तो ये जो चार्ली हेडबो है, इसने एक कंट्रोवर्शियल कार्टून दे दिया था प्रॉफिट मोहम्मद का कंट्रोवर्शियल कार्टून इन लोगों ने जारी किया, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत पहले तो हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल कार्टून जो है ये जारी किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है टीएलपी, इसके जो हेड हैं रिजवी, हुसैन रिजवी ने मुद्दा उठाया। उन्होंने बोला पाकिस्तान को स्टेप उठाना चाहिए, पाकिस्तान को जितने भी यहाँ पर राजदूत हैं, किस चीज़ के, फ्रांस के राजदूत हैं, उन सबको वापस से भेज देना चाहिए और फ्रांस के अगेंस्ट यहाँ पर स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का कंट्रोवर्शियल कार्टून जारी किया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे दूसरी तरफ कौन थी, इमरान खान गवर्नमेंट। वो अपने रिलेशंस को बर्बाद करना नहीं चाहते थे फ्रांस के साथ, तो उन्होंने हल यही देखा। देखो, क्योंकि हो ये रहा था ना कि जो लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे खान रिजवी को और जो है हुसैन रिजवी को, और हुसैन रिजवी के साथ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हो गए थे। हुसैन रिजवी ने प्रोटेस्ट किया खूब इस चीज़ को लेकर, सड़कों पर निकले, तो बहुत सारे लोग पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे हुसैन रिजवी को, ठीक है। अब यहाँ पर इमरान खान गवर्नमेंट को लग रहा था यार कि हाँ देखो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं उनके, और जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी में वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कैसे? मतलब उस पार्टी के पास कोई सीट वीट नहीं है, ठीक है, कुछ भी सीट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सीट रहती हैं, तो उनके पास कोई भी सीट नहीं है फिलहाल। सपोर्टर्स अच्छे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के। तो इमरान खान गवर्नमेंट ने सोचा कि यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इसको, तो इससे अच्छा इस पॉलिटिकल पार्टी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। आई होप आप लोगों को ये मुद्दा क्लियर हो गया होगा क्या है क्या नहीं है। तो इसी चीज़ की वजह से फ्रांस के अंदर जैसे ही यहाँ पर घोषित करा गया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसी के बाद से यहाँ पर काफ़ी सारे एंटी आप कह सकते हो फ्रांस प्रोटेस्ट तो देखने को मिले ही मिले हैं, और साथ ही साथ आपस में ही जो है डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पुलिस और जो है लोग, उनके बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। और जो हुसैन रिजवी है, हुसैन रिजवी को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और हुसैन रिजवी के साथ बहुत सारे और भी लीडर्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे मुद्दा मैंने समझा दिया क्या चल रहा है, ठीक है। और यही वाला थंबनेल हमने आज के जो है अपना लगा रखा है, ये वाला जो पिक्चर है। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले और काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत करी थी। जो इजरो स्पाइस केस है, इजरो जासूसी मामला, उसके बारे में डिस्कशन किया था कि देखो जो नंबी नारायण जी हैं, एक सीनियर इसरो के साइंटिस्ट थे ये, और इनको अरेस्ट कर लिया गया था 1994 में, और 30 नवंबर की बात है। और इनको जो अरेस्ट किया गया था वो बिल्कुल बेबुनियाद था, ठीक है। इनके ऊपर एक तरीके से गलत तरीके से एलिगेशंस लगाए गए थे, उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया। और आप कह सकते हो इसरो के साइंटिस्ट हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, और उसकी वजह से जो हमारा भारत है वो लगभग 20 साल पीछे चला गया था। क्योंकि एक टॉप के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, इन्होंने कोशिश ये करी थी कि जल्द से जल्द हम अपने पीएसएलवी व्हीकल और जीएसएलवी व्हीकल को उड़ा सकें, उसके लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन उसी से रिलेटेड इन्हें एक जासूसी केस में फंसा दिया गया था, ठीक है। और फंसाने के बाद आप कह सकते हो कि इनको अरेस्ट किया गया 50 दिन तक। फिर उनकी इसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे टैग्स लग गए, देशद्रोह का टैग, बोला यह जा रहा था कि पाकिस्तान से ये हमारे स्केचेस को बेच रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारी टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं, इसरो की टेक्नोलॉजी को। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली थी, तो उनके बारे में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर हम लोग ये केस डिस्कस करेंगे तो 20 मिनट्स चाहिए, 15 to 20 मिनट्स। इसको हमने अभी पिछले सप्ताह डिस्कस किया, 2-3 दिन पहले थंबनेल ही लगा रखा है मैंने नंबी नारायण जी का, तो आप लोग जाकर वाला आर्टिकल भी देख सकते हो, वहाँ पर डिटेल में आप लोगों को मैंने समझा रखा है ये ओवरऑल क्या सिचुएशन है। एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है, तो यहाँ पे प्रोफाइल्स बताई गई हैं, तो उसमें उसी की वजह से मैंने आप लोगों को ये समझाया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली थी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, ये न्यूज़ के अंदर इतने टाइम बाद क्यों आ गया, क्योंकि देखो हुआ क्या है, पहले तो इस चीज़ के ऊपर मूवी बन रही है, नंबी नारायण जी के ऊपर मूवी बन रही है। क्या नाम है मूवी का? रॉकेटरी। और मूवी को कौन हेड कर रहे हैं? आर माधवन, ठीक है। तो यहाँ पर ये मूवी बन रही है, पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे, देखो केरला के पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने इनको अरेस्ट किया था, और जिनको पता चला, मतलब पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्हें पता चला कि हाँ यहाँ पर ये जासूसी कर रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है, स्केचेस बेच रहे हैं, बस खाली पता चला था।
पुलिस वालों ने ना जांच करी ना पड़ताल करी, एकदम जाके इनको अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद इनको खूब मारा पीटा भी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हुई। इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक सीबीआई की जांच बैठाई जाए ताकि जो वो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ स्टेप लिया जाए। और उन्होंने उनको जांच पड़ताल तो ज़रूर करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री को तो नुकसान हुआ है, इनका करियर भी बर्बाद हो गया है। ये भी काफ़ी टाइम तक आप कह सकते हो कितना कुछ इन्होंने झेला होगा, कितने कुछ गलत तरीके से इनके ऊपर टैक्स लगाए गए थे। ओके, तो उस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, तो उनका नाम यहाँ पे बताया गया है और ज़्यादा कुछ हमें इनके बारे में नहीं जानना है। जिनके बारे में जानना था ज़्यादा कुछ वो हमने डिस्कस कर लिया। इनका नाम है गुइलेर्मो लासो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है, आपसे वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के संडे के आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।